हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये चैप्टर हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सिलेबस कितना स्पीड से चलेगा वो आपको आइडिया लग गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? चलो, तो इसके बाद एनसीईआरटी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है दैट इज मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है? अर्ज ऑफ यूरिनेशन, मतलब उठ के वॉशरूम जाने की जो इच्छा होती है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में। तो ये रिफ्लेक्स क्या होता है? वैसे तो ये रिफ्लेक्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बेटा, कि ये सपोज करो हमारे क्या हो गए, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज यूरेटर, और ये चीज क्या हो जाएगा? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जब क्या होता है 500 ml, हमने पढ़ा था इसका नॉर्मल वैल्यू। तो ये नॉर्मली कितना स्टोर कर सकता है? 500 ml जो है वो यूरिन को क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। और यूरिन जब क्या होगा पूरा स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाएगा। तो इसके फुल होने की वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये मैं रेड कलर से क्या बना रही हूँ? दिस इज स्ट्रेच रिसेप्टर। तो यहां से ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक बार जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे देन ये सिग्नल देंगे किसको? ब्रेन को। और ब्रेन के अंदर ये सिग्नल किसको जाएगा? ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कहा? तो ये जाता है पोन्स के पास। तो यहाँ पे ये सिग्नल गया किसके पास? पोन्स के पास। तो इसने पोन्स को क्या किया? एक्टिवेट किया। तो नाउ अब इसके फेवर में पोन्स क्या करेगा? तो अब हमने शायद पढ़ा था कभी बेटा शुरू के अंदर कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर 2 इंस्पिंक्टर। एक इंस्पिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी इंटरनल इंस्पिंक्टर, और एक इंस्पिंक्टर हमने बाहर देखा था जिसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर बोलेंगे। सो बेसिकली अब ये दोनों ही इंस्पिंक्टर को क्या करेगा? रिलैक्स कर देगा, है ना। तो यहां से पोन से अब मुझे बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक मैसेज लेके कौन आती है? तो ये मैसेज लाने का काम होता है मोटर नर्व का। और सेंसरी नर्व क्या करती है? जो ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंस लेके जाती है, दिस इज सेंसरी नर्व। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक जो मैसेज आते हैं बाय मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व। तो ये क्या करेगा? इनको करेगा एक्टिवेट। तो इनको एक्टिवेट करने पर ये जो होंगे ये अब क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। एंड इनके रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा? यहां से ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने से यहां से यूरिन बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे यूरिन। तो यूरिन बेसिकली क्या होता है? तो आपने देखा होगा, ये तो सबको पता होगा कि यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है, हल्का सा येलो। नाउ क्वेश्चन है कि हल्का येलो कलर कहाँ से आया? तो ये आता है कहाँ से? यूरोबिलिक्रोम से। कहाँ से आएगा? यूरोबिलिक्रोम। अब ये यूरोबिलिक्रोम क्या होता है मैम? यूरोबिलिक्रोम, ये यूरोबिलिक्रोम है क्या बेसिकली? तो आप लोगों ने शायद आरबीसी सुनी होगी। तो जो आरबीसी का 120 डेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद में आरबीसी को क्या कर दिया जाएगा? डिग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। तो इसके डिग्रेड होने से ये एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है क्या? यूरोबिलिन्स। ठीक है, तो यूरोबिलिन्स यूरोबिलिक्रोम बनता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होगा? पेल येलो होता है। दूसरा, अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूं या वॉल्यूम के बारे में, तो एक पर्सन, हेल्दी पर्सन एक दिन के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे इतना यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है। और इस यूरिन का अगर पीएच देखें तो ये आपको स्लाइटली आपको एसिडिक मिलेगा। ठीक है, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और बाकी आप लोग जानते हो कि इसके अंदर जो यूरिन होता है वो एक्चुअली लिक्विड होता है, मतलब उसके अंदर 95% वाटर होता है, और बाकी बचा हुआ 5% जो है उसमें यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा बाकी और एक्सेट्रा चीजें भी होती है। ये समझ आ गया?
अब उसके बाद में एक और फंक्शन दिया हुआ है एबनॉर्मलिटीज के बारे में। तो अगर मान लीजिए कि एबनॉर्मली आपको यूरिन के अंदर, एबनॉर्मली इन यूरिन आपको ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा मिल रहा है एंड प्लस साथ में कीटोन बॉडीज भी मिल रही है, तो ये याद रखना कि जिन पर्सन को डायबिटीज होती है ना, तो उसके ब्लड, उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, कीटोन बॉडी भी आपको मिलेगी कहाँ पे, इन यूरिन। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है कि इस पर्सन को डायबिटीज है। और आगे जाके मैं आपको डायबिटीज के कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगी, बस अभी फिलहाल आप याद रखना कि इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, याद रख लोगे, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई अगर एबनॉर्मल चीजें अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फिर एक किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, डिजीज है। इतना क्लियर हो गया। चलो तो आप फटाफट क्या बात करेंगे हम लोग। अच्छा ये चीज हो गई। एक और पॉइंट मैं शायद आपको लास्ट क्लास में बताना भूल गई थी, तो वो आप ऐड कर लेना। मैंने आपको ना ये चीज बताया था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आपको पढ़ाया था, तो उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन करते हैं, तो आपने पढ़ा था कि पीसीटी करते हैं, डीसीटी, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन नहीं, सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब H+ आयन को सिक्रीट आउट करना, K+ को सिक्रीट आउट करना, और इसके फेवर में बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करना और सोडियम को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो इनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, सिक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसमें एक और काम कलेक्टिंग डक्ट का भी होता है, तो इसमें कलेक्टिंग डक्ट भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ये मैं बताना भूल गई थी। और एक और मैं चीज भूल गई थी, हार्मोन रेगुलेशन के अंदर, तो किडनी का हमने जब रेगुलेशन पढ़ा था, तो रेगुलेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, तो एक तो मैंने आपको यहाँ पे हार्ट पढ़ाया था, दूसरा किडनी के अंदर मैंने पढ़ाया था जीजीए कॉम्प्लेक्स, तो जीजीए कॉम्प्लेक्स, एड्रिनल ग्लैंड, ये काम करता है। इसके अलावा बाय द वे ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, उसने रिलीज किया था वहां पे क्या, एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग और बोलते हैं वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और वैसोप्रेसिन, प्रेसिन क्यों, बिकॉज ये वैसल्स को क्या करेगा, प्रेस करता है। मतलब हमने देखा था कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है वाटर एब्सॉर्ब बाय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एंड पोस्टीरियर पार्ट का मतलब ये डीसीटी, एंड मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, याद आ रहा है। तो इस तरह से वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। बट इसके साथ ही ये भी कब रिलीज होगा, जब हमारी बीपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, आपको वाटर एब्जॉर्ब करने की कब जरूरत पड़ेगी, जब बीपी कम हो गया, तभी तो आप लोग चाहते हो कि वॉल्यूम बढ़े, है ना। प्लस साथ में ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है, क्योंकि बीपी क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वैसो को ये क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, वैसो प्रेसिंग। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आप वहां पे ऐड कर लीजिए जल्दी से पहले, उसके बाद ये यहाँ पे टॉपिक पे आ जाइए आप लोग। चलो तो ये आप लोगों ने ऐड कर लिया। नाउ इसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि यहाँ पे कितना यूरिया एक्सक्रीट आउट किया जाता है, तो ध्यान रखना ये जो यूरिया पर डे जो एक्सक्रीट आउट किया जाता है, दिस इज 25 से लेकर 30 मिलीग्राम पर डे। इतना यूरिया जो है वो हमारी बॉडी पर डे क्या कर रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है। ये क्लियर हो गया। चलो तो ये तो हमने टॉपिक पढ़ लिया किडनी के बारे में, बट इसके बाद हमारे दिमाग में एक और चीज आती है, क्या कि मैम किडनी के अलावा क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई और अदर ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यस, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर ऑर्गन्स अदर देन किडनी, ऑर्गन्स पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें एक आ जाएगा हमारा लीवर, एक आ जाएगा लंग्स, तो लंग्स
एक आ जाएगा यहाँ पे लीवर, और लीवर हमारी आ जाएगी क्या, स्किन भी। देखते हैं कैसे। तो हमारे जो लंग्स होता है वो यहाँ से क्या रिलीज करता है, तो ये लंग्स जो होता है वो हमारा रिलीज करता है CO2, क्योंकि CO2 हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। तो मैम ये कितना CO2 यहाँ से रिलीज करेगा, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा था कि 180 लीटर फिल्टर आउट होता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो उसमें से 0 हटा दो, तो 18 लीटर CO2 पर डे ये हमारा लंग्स क्या करता है, यहाँ से एक्सक्रीट आउट करता है। हो गया खत्म। नेक्स्ट आ जाओ लीवर। तो लीवर जो है वो क्या एक्सक्रीट आउट करता है, तो आपने देखा होगा 10th क्लास के अंदर कि लीवर जो होता है वो क्या बनाएगा, बाइल जूस। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाइल जूस में होता क्या क्या है। तो बाइल जूस के अंदर एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलवर्डिन, बिलीरुबिन बिलवर्डिन, बिलीरुबिन, और एक होता है बिलवर्डिन, और एक इसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्टेरॉल भी, है ना। और इसके अलावा इसमें और प्रेजेंट होते हैं डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं क्या है ये सब ना, डिग्रेडेड हार्मोन्स। और इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होती है ड्रग्स भी, एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये हमारा जो बाइल जूस है बेटा, इस बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, देखो लीवर का डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक लीवर का काम पढ़ते हैं कि जो आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डे खत्म हो गया है, तो उन डिग्रेडेड आरबीसी को डिग्रेड करने का मेनली काम तो स्प्लीन का होता है। और स्प्लीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपके स्टमक के जस्ट ऊपर यहाँ, तो इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। बट इसके अलावा लीवर भी क्या करता है, आरबीसी को डिग्रेड करता है। और अभी मैंने बोला था कि आरबीसी जब डिग्रेड होगी तो हीमोग्लोबिन डिग्रेड होगा, एंड यू नो हीमोग्लोबिन के डिग्रेड होने से ये वाले पिगमेंट बनते हैं, तो लीवर के, अब ये क्या बन गया, इसके डिग्रेडेशन से बनता है बिलिरुबिन बिलवर्डिन, और इसका जो कलर होता है ना वो होता है येलो कलर। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। और इसी वजह से आप लोग जानते हो कि जो स्टूल का जो कलर होता है वो येलो किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से। बट होता क्या है कि ये जो बिलिरुबिन होता है, ठीक है, ये जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस हमने कहाँ पे पोर कर दिया, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो हमने खाना खाया है ना, तो उस खाने के ऊपर जो है उसको पोर कर दिया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। बट गलती से इंटेस्टाइन जो होती है कुछ अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बट बिलिरुबिन हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। तो जो रीअब्सॉर्ब हो चुका है ना, ब्लड में जो बिलिरुबिन आ गया, अब उसको हटाएंगे कैसे, तो उसको हटा दिया जाता है कहां से, यूरिन के थ्रू। सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे यूरोबिलिक्रोम। ये टेक्निकली जो रीअब्सॉर्ब होने वाला बिलिरुबिन है ना, इसको एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है यूरिन के थ्रू। ये क्लियर हो गया। अब आपने कभी सुना होगा कि जॉन्डिस होती है ना, पीलिया, जिसमें स्किन, आंखें, नेल्स सब पीले पीले हो जाते हैं, ठीक है, और स्टूल सफेद हो जाता है ना। वैसा क्यों, क्योंकि जॉन्डिस के अंदर जो हेपेटाइटिस होता है, एंड हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है वो लीवर को अफेक्ट करता है। एंड कॉमन सेंस की बात है कि अब लीवर फंक्शनल नहीं है, तो वो बाइल जूस नहीं बना पाएगा। और जब बाइल जूस नहीं बनेगा तो ये जो बिलिरुबिन और बिलवर्डिन जो है वो फूड के ऊपर ऐड नहीं होगा, स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो स्टूल का कलर तो कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और जबकि ये वाला आपकी ब्लड के अंदर ये इकट्ठा होने लगेगा, और ये आपको विजिबल दिखाई देता है कहां से, नेल से, स्किन से, और आईज जो होती है ना, इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है ये आपको येलो येलो दिखाई देगा। ये क्लियर हो गया। तो ये चीज होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी और क्या बनाती है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाती है। तो जो भी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी भेज दिया जाता है बाइल जूस के अंदर, और बाइल जूस को ऐड कर दिया जाएगा फूड से बन जाएगा स्टूल, एंड इसको बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, है ना, ये सारे हार्मोन बनते रहते हैं। बट बनते रहते हैं तो पुराना डिग्रेड हो गया, तो डिग्रेड होने के बाद गया कहाँ, तो उसको भी अगेन डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन को ऐड कर दिया जाएगा बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस जाएगा फूड पे, फूड आगे चला जाएगा अनडाइजेस्टेड स्टूल, स्टूल से वो बाहर निकल गया, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग दवाई खाते हैं ना, तो उन ड्रग्स को भी यहाँ पे बाइल जूस के थ्रू भी क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। सो बेसिकली ये काम क्या हो गया, अगेन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लीवर, चलो
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन किस तरीके से हेल्प करेगा। तो बेटा स्किन के अंदर हम लोग एक तो पढ़ते हैं स्वेट ग्लैंड के बारे में और एक हम लोग पढ़ते हैं सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। तो क्या पढ़ा रही हूं मैं अब मैं पढ़ा रही हूँ स्किन, और स्किन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक तो स्वेट ग्लैंड है ना, और एक होता है क्या सीबम। अब ये क्या होता है, तो देखो स्वेट तो आप लोग जानते हो कि स्वेट होता है जिसको कौन सिक्रेट करता है, इसको सिक्रेट करता है स्वेट ग्लैंड। तो बेसिकली स्वेट होता क्या है, स्वेट के अंदर सबसे ज्यादा तो क्या होता है, वाटर होता है, बट उसके अलावा बहुत सारा उसमें सॉल्ट भी होता है। तो इसलिए सॉल्ट जो है ना वो आपको कैसा लगेगा, सॉल्ट ही लगता है ना, प्लस साथ में आपको खट्टा भी लगता है। अगर गलती से स्वेट कभी मुंह में चला गया तो वो आपको सॉल्टी और खट्टा लगता है। खट्टा क्यों लगेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा स्वेट के अंदर प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो इसका मतलब पसीना आना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो कहानी होगी स्वेट के बारे में। अब बात करते हैं सीबम के बारे में। तो सीबम होता क्या है, ऑयल, जो हमारी स्किन से क्या निकलता है, ऑयल निकल रहा है। तो ये कौन सिक्रेट करेगा, ये सिक्रेट करेगा सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड, एंड बेसिकली ये है क्या, एक ऑयल सिक्रेशन हो रहा है। तो इसमें ऑयल भी होता है, प्लस इसमें बहुत सारी हाइड्रो कार्बन भी होते हैं, और इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है जो मैं भूल गई हूं, तो आप लोग देख लेना। तो ये सारी चीजें क्या की जाएगी, इसको यहां से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर, किडनी अगर इनकेस फेलियर हो जाए तो उसको हम क्या करते, फिर डायलिसिस की बात कर दे, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। तो इसके बाद में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो फटाफट इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप। चलो, तो अच्छा एक काम करना आप लोग, यहाँ पे आपने मिक्चुरेशन पढ़ा था ना, तो मिक्चुरेशन का ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्यों, सिग्नल आ रहा है फिर सिग्नल जा रहा है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा, अगर आप किसी को थप्पड़ मारो तो वो वापस आपको क्या करेगा, मुक्का मारेगा, या हो सकता है 2 थप्पड़ मारेगा। तो एक्शन और एक रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। तो इसको लिख लेना कि यहाँ पे ये इसको सिग्नल दे रहा है तो ये इसको सिग्नल दे रहा है, तो ये क्या होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, डिसऑर्डर के बारे में। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको क्या डिसऑर्डर मिल सकते हैं, एक तो हो सकता है कि यहाँ पे किडनी का क्या हो जाए, फेलियर हो जाए। तो पहला हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, किडनी फेलियर के बारे में। तो किडनी खराब हो गई, तो किडनी खराब होने पर होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो यूरिया का जो लेवल होगा, वो यूरिया का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एंड ब्लड में यूरिया का लेवल जब इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम होगी कि ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो आप इसका तरीका क्या है, इसको बॉडी से हटाएंगे कैसे। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है इसका परमानेंट इलाज। तो टेम्पररी में का मतलब क्या होता है, इसका हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे, हीमोडायलिसिस किया जाता है ना। तो और दूसरा, इसमें हम एक बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन का कोई डोनर अगर मिल जाता है तो उसको किडनी लेकर उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये परमानेंट तरीका हो गया। देखो हीमोडायलिसिस जो है बेटा, आज के टाइम में कितने सारे ना जाने लोग जो है जिनका किडनी फेल हो गया, तो उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि बेटा सबको डोनर इजीली मिलता नहीं है। तुमको अगर मैं बोलूँ कि किडनी की जरूरत है, तुम दोगे किसी को क्या, नहीं ना। तो डोनर इजीली मिलता नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे काम चलाना पड़ता है हीमोडायलिसिस पे। हीमोडायलिसिस, ये क्या करना होता है, हीमोडायलिसिस करना होता है। तो इसमें बेसिकली कैसे किया जाता है कि ये जो पेशेंट होता है इसको बेटा हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार, कितनी बार, 2 या 3 बार इनको हॉस्पिटल जाना होता है। एंड मतलब आप ऐसे समझो कि वीक के अंदर 2 या 3 दिन आपके अपने फिक्स कर लो,
कि हॉस्पिटल जाना है, बाकी दिन आप अपने काम कर सकते हो। तो लाइक इस तरीके से। तो ये जो पर्सन है ये बहुत खुश है बेटा कि किडनी भली खराब हुई है पर अभी तो मैं जिंदा हूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। तो अब क्या होगा कि इस पर्सन को जब यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आएंगे तो हॉस्पिटल के अंदर एक डायलिसिस की मशीन होती है ना, इस मशीन के अंदर फील्ड किया जाता है डायलिटिक फ्लूइड। और इस मशीन को अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस मशीन के अंदर होता है क्या, एक सेलोफोन मेम्ब्रेन लगी होती है। क्या लगी होती है, एक सेलोफोन मेम्ब्रेन लगी होती है। तो ये मेम्ब्रेन सेलोफोन ट्यूब बोल सकते हो आप इसको। तो एक ट्यूब बनी होती है और इस ट्यूब के अंदर हम क्या पंप करेंगे, ब्लड, ठीक है, लेट्स सी। तो इस तरीके से। तो अब हम करेंगे क्या कि इस पर्सन का यहां से क्या लेंगे, ब्लड लेंगे, और ये ब्लड क्लोट ना हो जाए, क्योंकि ब्लड को जब बॉडी से बाहर निकालेंगे तो ये वैसे हम आर्टरी से निकालते हैं यहां से, है ना, तो ब्लड जब बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि क्लोट हो जाए। तो क्लोट नहीं हो तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट होता है। तो वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद ये जो सेलोफोन मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब ये सेलोफोन जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या, ब्लड, जिसका अब क्या होना है, डायलिसिस होना है। एक सेलोफोन ट्यूब का एक खास बात होता है कि ये परमिएबल होती है, सेलोफोन ट्यूब। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। तो उससे होगा क्या, देखना अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो डायलिसिस जो होता है वो काफी कॉस्टली पड़ता है, एक बार में शायद 1500 या 2000 रुपए लग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो प्राइवेट आप छोड़ दो, तो यानी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाना है तो एक हफ्ते में कम से कम 5-6 हजार का बिल बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि महीने के अंदर कम से कम 20-25 हजार या 30 हजार का बिल बन सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, है ना, प्राइवेट का नहीं पता। तो उसमें इतना महंगा क्या होता है, जो मशीन होती है ना और डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में वो तो गवर्नमेंट फ्री अवेलेबल करवा दे, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो डायलिटिक फ्लूइड होता है ना वो बहुत महंगा होता है। अब बेसिकली वो क्यों महंगा होता है और क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, तो ये जो हमारी मशीन होती है ना, इस मशीन के अंदर हम यहां से नीचे से पंप करेंगे क्या, डायलिटिक फ्लूइड। तो ये जो डायलिटिक फ्लूइड होता है ना, ये बेसिकली सेम एज प्लाज्मा, ये बिल्कुल आपकी प्लाज्मा जैसा होता है, सेम एज प्लाज्मा। मतलब आपका एक आइडियल ब्लड है, ये एक आइडियल हेल्दी पर्सन का जो ब्लड होता है, जिसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हटा दो, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। बस इसमें एक चीज नहीं होगा, वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये इसके अंदर एब्सेंट होता है ना। तो अब तुम एक चीज सोचो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डायलिटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। तो उस केस में देखो जितना सोडियम ब्लड में है उतना ही सोडियम बाहर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे ग्लूकोज आइडियली कितना दिया हुआ है, 180 मिलीग्राम दिया हुआ है, जो आइडियली ह्यूमन के अंदर होता है, और यहाँ पे इस पर्सन के अंदर ग्लूकोज का लेवल मान लो हो गया 200, तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो जो एक्सेसिव ग्लूकोज होगा वो यहां से रिमूव हो जाएगा। एंड इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर, मतलब ये जो डायलिटिक फ्लूइड सेलोफोन मेम्ब्रेन के बाहर है, इसमें यूरिया तो बिल्कुल भी नहीं है। जब यहाँ पे यूरिया नहीं होगा तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया बाहर निकल जाएगा, और फिर इस डायलिटिक फ्लूइड को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इस डायलिटिक फ्लूइड के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, वेस्ट प्रेजेंट है। और देखो आपने क्या देखा है कि ब्लड नीचे जा रहा है, डायलिटिक फ्लूइड ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी यूज किया जा रहा है क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म, फ्लूइड को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। और उसके बाद जब ये डायलिसिस खत्म हो जाएगा तो ये ब्लड जो होता है ये वापस इस पर्सन को हम चढ़ा देंगे। तो ये जो प्योर ब्लड होगा वो इस पर्सन को चढ़ा देंगे, पर इसमें हिपेरिन का ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें एंटी हिपेरिन, क्या ऐड करेंगे, एंटी हिपेरिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया क्या, हीमोडायलिसिस का। बट बेटा इसका परमानेंट तरीका क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना। तो इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा क्या, एक डोनर। और ऐसा नहीं होता है बेटा कि मान लो कोई किडनी देने आ गया तो आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर दोगे, नहीं, क्योंकि एक पर्सन की किडनी जब किसी दूसरी पर्सन में लगाई जाती है
तो वो उसका इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि भाई ये किसका टिश्यू आ गया, ये तो अपना बॉडी का टिश्यू है नहीं, तो वो उसके अगेंस्ट बनाना शुरू कर देती है एंटीबॉडी, और फिर हो जाता है वहां पे क्या, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसलिए हम लोग किसी भी एवेगेरे कोई भी किडनी उठा के ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर तो होना क्या चाहिए कि ये जो डोनर है ये होना चाहिए क्लोज रिलेटिव। डोनर क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे की किडनी खराब हुई तो पेरेंट्स ने दे दी, या पेरेंट्स की किडनी खराब हुई तो बच्चे ने दे दी, या उसके भाई बहन ने दे दी, ऐसा सुना होगा ना, या चाचा जी मामा जी ने दे दी, मामी जी ने, सॉरी मामी जी ने, क्योंकि वो उनकी क्लोज रिलेटिव ब्लड वाले पॉइंट जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो इस तरीके से, और अगर क्लोज रिलेटिव नहीं है कोई तो फिर बेटा हमें फिर एक डोनर ही ढूंढना पड़ेगा। मान लो कि आपने डोनर ढूंढ भी लिया, ठीक है, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा, अब किडनी के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉरेन किडनी है, ठीक है, और इस किडनी के अगेंस्ट अब क्या बनेगी, इसका होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करेगा कि ये कोई पैथोजन है, क्योंकि बाहर से आई हुई कोई सेल है, तो वो इसके अगेंस्ट बना देगा इम्यून सिस्टम। सो इस केस में जब कोई डोनर बाहर का हो तो उस केस में फिर एंटीबॉडी जब बनती है ना, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो यहां से क्या हो सकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट की रिजेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। बट इस केस में डॉक्टर जो है वो फिर उनको एक टैबलेट खिला दे, क्या कि अगर मैं इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दूं, तो इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दिया तो एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा। पर जब आपने इम्यून सिस्टम सप्रेस कर दिया तो इस केस में वो पर्सन जो है बाकी डिजीज के लिए सेंसिटिव हो गया। तो ऐसे पर्सन को खाना सिर्फ घर का बना हुआ, वो भी बहुत हाइजेनिक खाना, क्योंकि वो नॉर्मल खाना अब नहीं खा सकता है। पानी भी जब पिएगा तो वो बिल्कुल एकदम बिस्लरी वाटर और कोई वाटर नहीं। इसके अलावा बाहर सड़क के ऊपर स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खा सकता है, गोलगप्पे तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, ठीक है। और इसके अलावा उसको बेटा मास्क लगा के भी हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि ईयर के अंदर भी काफी बैक्टीरिया फंगस वगैरह होते हैं, क्योंकि ये इसका एक इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है ना। आपने यहाँ पे इसको ड्रग दिया है क्या, इस केस में हम देते हैं इम्यूनो सप्रेसर ड्रग। ये आप लोग 12th क्लास में फिर वापस पढ़ोगे, ये 12th क्लास का टॉपिक है, साइक्लोस्पोरिन ए, और ये ऑब्टेन किया जाता है फंगस से। ये आप लोग पढ़ोगे कहां पे, 12th के अंदर, तो इसको यहीं पे याद कर लो। ये हो गया, तो एक तो हो गया किडनी फेलियर, दूसरा होता है यहाँ पे रीनल कैल्क्यूली। ये मुझे हुआ था प्रॉब्लम। कैल्क्यूली मतलब क्या होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम के मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टोन के बारे में। तो किडनी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोन। मेरी राइट वाली किडनी में हुआ था एक बार, बहुत पेन होता है, ठीक है, बट बहुत तरीका सिंपल है कि बहुत सारा खूब सारा पानी पियो। मैं तो पानी पी पी के परेशान हो गई थी, ठीक है, तो छोटी सी थी इसलिए वो निकल गई थी। क्या तो ये होता है क्या, स्टोन हो गया। तो ये स्टोन होता है क्या है मैम, तो ये होता है ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ऑक्सलेट मतलब एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ऑक्सलेट के क्रिस्टल, तो ये क्या होता है, रीनल कैल्कुली होता है। एंड लास्ट इसके अंदर एनसीईआरटी क्या दिया हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि आपने ग्लोमेरुलस देखा है, कैपिलरी जो कहां प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन की क्या, ग्लोमेरुलस कैपिलरी। बायोलॉजी के अंदर कभी भी अगर लिखाता है आइटिस, क्या लिखाता है, आइटिस, लाइक ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, ठीक है, और क्या होता है, नेफ्राइटिस, हिपेटाइटिस, ठीक है, और भी बहुत सारे आइटिस। तो आइटिस का वैसे मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है, और स्वेलिंग को बायोलॉजी के अंदर हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ये आइटिस याद कर लेना, 12th में आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लामेशन कहां पे हो गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर ये इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस चैप्टर से आपके कोई गिले शिकवे, ठीक है, तो ठीक है, अब साल भर बहुत मस्ती कर ली, अब टाइम आ गया बेटा सिलेबस खत्म करने का। शुरू में तो बेटा आप लोग 10th से जस्ट आए थे, तो पॉसिबल भी नहीं था कि तुम्हें मैं बहुत ज्यादा वीडियो दे दूं, और उस टाइम वीडियो के
ड्यूरेशन कम होने का यही रीजन था, इस उम्मीद में कि जल्दी ही ऑफलाइन खुल जाएगा, तो ट्राई करेंगे चीजें ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो ज्यादा एफिशिएंट होगी। बट ठीक है, अभी हम लोग ठीक है इसमें एक्लिमेटाइज हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप सिलेबस खत्म करने पे फोकस कर दें। ठीक है, तो आप बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना, और मॉड्यूल के अंदर जितनी भी जो एक्सरसाइज दी हुई है वो भी आप सारी सॉल्व कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूंगी सस्पेंस। ठीक है, चलो बाय बाय।